Hello everyone. Today I am going to discuss an important Supreme Court decision given on 22nd January 2022. आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है राइट ऑफ डॉटर्स एंड फादर्स अर्निंग प्रॉपर्टी को लेकर, पिता की संपत्ति में बेटियों के अधिकार को लेकर। तो आइए देखें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। Supreme Court of the country has been playing the important role in turning the public according to the new age. In this episode, the Supreme Court has given a big decision on Thursday regarding the right of daughters in the father's own earning properties. यानी पिता की संपत्ति में बेटियों के अधिकार को और बड़ा किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि in a significant ruling, Supreme Court held that daughters of Hindu man who died without a will would be entitled to the father's self-acquired and other property and would have precedence over the members of the family. A bench of Justice S. Abdul Nazir and Krishna Murari said that if a Hindu man has not made a will and dies, and his sons and daughters will have equal rights both in the inherited property and property acquired by him. क्या कहने का मतलब है कि अगर किसी हिंदू व्यक्ति की बेटियां हैं या बेटी है और वो हिंदू व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसने मृत्यु के पहले कोई विल नहीं बनाई है, कोई अपना जो वसीयत नहीं किया है, वसीयत नहीं बनाई है उस व्यक्ति ने, उस मृत व्यक्ति ने पहले से वसीयत अगर नहीं बनाई है, तो फिर जो पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, यानी वो प्रॉपर्टी जो पिता के नाम की है या उन्होंने खुद अर्न की है, या फिर कोई भी अन्य संपत्ति जो उनके पिता के नाम पे है, उस पे जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और कृष्ण मुरारी ने ये फैसला दिया है कि ऐसे हिंदू व्यक्ति के बेटी हों या बेटे हों, उनके पास इक्वल राइट्स होगा प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस में। अभी तक क्या होता था कि मिताक्षरा लॉ फॉलो होता था हमारे यहाँ। तो मिताक्षरा लॉ में यूजुअली बेटों को चली जाती थी संपत्ति और बेटियों को नहीं ट्रांसफ़र होती थी। जैसे कि मान लीजिए अगर पिता है, ये जो केस है ना, ये केस भी यही था। मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि जो बेटी के फादर थे तो उनकी एक ही बेटी थी और उन्होंने विल नहीं बनाई थी और उनकी डेथ हो गई। तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी ना तो उनके बेटी को मिली, ना बेटी के बेटों को मिली, अपितु उनके जो ब्रदर थे उनके पास चली गई और उनके ब्रदर से होते हुए उनके ब्रदर के बेटों के पास चली गई। तो इसमें जो उनके असली जो रियल ब्लड के नाती थे, उन्होंने पहले लोअर कोर्ट में, फिर हायर कोर्ट्स में और फिर सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका दायर करी कि ऐसा क्यों है कि हमारे नाना की संपत्ति हमको नहीं मिली। तो इसमें जाकर के ये लैंडमार्क डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसके पहले 2005 का जो अमेंडमेंट था उसमें भी 1956 का जो कट ऑफ थी उसको उन्होंने हटा दी थी, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक अगर मान लीजिए ऐसा केस अराइज होता है तो बेटियों को भी प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार होगा। देखिए आइए मैं दिखाऊं कि क्या कहता है कोर्ट। Whoever does not have a brother, he will also get the property of his father. तो जिनके भाई नहीं हैं वो बेटियां भी अपने पिता की संपत्ति में, प्रॉपर्टी में हकदार होंगी। कोर्ट मेड इट क्लियर दैट इफ अ हिंदू मैन डज नॉट हैव अ सन एंड डाइज विदाउट अ विल, his daughter's right over his inheritance and
The court said this because under the concept of co-parcenary and survivorship in Mitakshara law, after the death of Hindu man, his property will be divided only among the sons, and if there is no son, then among the men of the joint family. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि मिताक्षरा लॉ जो कि हमारे यहाँ फॉलो होता है असम बंगाल को छोड़ करके, वहाँ पे दाएं भाग चलता है, तो उसके अलावा पूरे इंडिया में मिताक्षरा लॉ फॉलो होता। तो इसमें अगर मान लीजिए पिता का बेटा नहीं है तो बेटी को उसका उनके पिता की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलता। आप यूँ समझिए कि चाचा को चला जाएगा पूरी प्रॉपर्टी, और फिर अगर उनके बेटे होंगे तो वहाँ पे उस लाइन से वो नीचे तक ट्रांसफ़र होती जाएगी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे को-पार्सनरी का क्या मतलब है समझ लीजिए। को-पार्सनरी का मतलब होता है द राइट टू शेयर प्रॉपर्टी इन हिंदू जॉइंट फैमिली मीन्स दैट ऑन द डेथ ऑफ अ मैन हिज विडो और डॉटर विल नॉट गेट एनी राइट इन हिज प्रॉपर्टी। तो राइट टू शेयर ऑफ प्रॉपर्टी हिंदू जॉइंट फैमिली में जो था उसका मतलब यही था कि डेथ अगर हो जाती है किसी हिंदू मैन की, तो उनकी अगर विडो है या डॉटर है तो उनको प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाएगा, केवल बेटों को मिलेगा। इफ़ द डिजीज हैज़ नो सन, अगर मान लीजिए मृत व्यक्ति का कोई बेटा नहीं है, देन हिज ब्रदर सन विल गेट दिस राइट, तो फिर उनके भाइयों के जो बेटे हैं उनको मिलेगा। सर्वाइवरशिप क्या कहलाती है? द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल इज ऑल्सो मैंशनड इन सेम मिताक्षरा लॉ, which says that the heir should be the same and increase the lineage. That is, the man heir will be the man because the daughters go to the others after marriage. तो मिताक्षरा में ये कहा गया कि मैन से मैन कोई, मतलब पैतृक संपत्ति पितृसत्ता समाज है, तो पिता से पिता यानी लड़कों को ही ट्रांसफ़र होगी, बेटियों को नहीं जाएगी क्योंकि वो पराया धन होती हैं। तो इस चीज़ को ओवर रूल कर दिया गया पूरी तरह से। ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आज़ादी के बाद से लेके आज दिन तक अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें पिता ने बंटवारा नहीं किया है, विल नहीं बनाई थी और उनकी मृत्यु हो गई, तो ऐसी प्रॉपर्टी बेटे और बेटियों में बराबर बराबर बटेगी। ये फाइनल हो गया। अब ऐसा नहीं होगा कि बेटियों को प्रॉपर्टी में, पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा ना हो। तो ऐसे एक बात और खड़ी हो जाती है कि अगर इस तरह से तो जो घर की संपत्ति है वो तो फिर बेटियों के होते हुए उनके ससुराल वालों के पक्ष में चली जाएगी। तो ये भी इसमें कहा गया है कि ऐसा नहीं हो सकता, केवल बेटी उस संपत्ति में हिस्सेदार होगी। अगर मान लीजिए उस बेटी की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो प्रॉपर्टी वापस उसी परिवार में लौट आएगी। ऐसा नहीं होगा कि उस बेटी के जो पति हैं या उनके बच्चे हैं उनमें वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती चली जाए। इस बारे में अभी अच्छा जो सेकंड रूल है को-पार्सनरी का वो भी देखिए आप, मैं बता रही थी आपको। The second rule is that property of the deceased will be divided among the 3 descendants of the deceased. Meaning, if the deceased has 1 son and 2 grandchildren, मान लीजिए एक बेटा है और उस 2 नाती पोते हैं, then 1/3 of the property will be divided among the 3. तो दोनों नातियों को और एक बेटे को 3 हिस्से हो जाएंगे, 1/3 सबको मिल जाएगा। इसी बीच अगर मान लीजिए एक ग्रैंडसन की डेथ हो गई, एक नाती की डेथ हो गई, तो फिर ये प्रॉपर्टी आधी आधी बढ़ जाएगी 2 लोगों के बीच में। तो ये कहलाती थी को-पार्सनरी लॉ। द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी इन द फैमिली कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। तो इस हिसाब से जो परिवार की संपत्ति थी वो उसका हिस्सा बांट जब आप करेंगे तो वो समय समय पर मृत्यु और बर्थ के हिसाब से घटती या बढ़ती रहती है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था इसी को डिस्क्राइब किया गया था मिताक्षरा लॉ में। इनहेरिटेंस की जहाँ तक बात है तो सक्सेशन रिफर्स टू द चिल्ड्रन ऑफ फादर वेदर सन्स और डॉटर्स। अब सक्सेशन की बात आएगी तो पिता के बच्चे दोनों हो सकते हैं, बेटी भी हो सकती है और बेटा भी हो सकता है। तो जो अमेंडमेंट 2005 का था इसमें
जो हिंदू सक्सेशन एक्ट का अमेंडमेंट था, आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर्स द सन एंड डॉटर्स वुड हैव इक्वल राइट्स। तो इसमें भेदभाव समाप्त कर दिया गया था। ऐसा नहीं होगा कि अब बेटियों को उसमें संपत्ति का अधिकार नहीं होगा, अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेशन नॉट सर्वाइवरशिप। तो इसमें सक्सेशन की बात हुई थी, सर्वाइवरशिप के हिसाब से कोई इसमें चेंज नहीं किया था। ओल्ड डिस्प्यूट्स विल बी रिजॉल्व विद द लेटेस्ट ऑर्डर। अब अगेन द मैटर ऑफ द लेटेस्ट ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द बिगेस्ट थिंग इज दैट द न्यू डिसीजन विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द बैक डेट। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव है पूरा। सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्लियरली सेड दैट दिस ऑर्डर विल ऑल्सो अप्लाई टू दोज डॉटर्स हुज फादर डाइड बिफोर 1956। यानी कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, ये देखिए ये बिल्कुल लैंडमार्क डिसीजन है कि ये द सुप्रीम कोर्ट, ये वाला, हैज़ क्लियरली सेड दैट इट्स ऑर्डर विल ऑल्सो अप्लाई to those daughters whose father died before 1956. In fact, in 1956 itself under the Hindu personal law. तो ये बात जो है ये बहुत रिमार्केबल है। ये बिल्कुल कट ऑफ शुरुआत से सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, लेकिन इसमें जो पेच है वो बस इतना ही है कि पिता ने अपनी विल ना बनाई हो या अपने जीवित रहते हुए वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे ना गया हो। अगर वो ऐसा कर चुका है तो फिर उसमें कुछ नहीं हो सकता। वेदर देयर इज़ अ विल और नॉट, इफ़ देयर इज़ नो सन देन ओनली द डॉटर हैज़ द राइट। तो वेदर देयर इज़ अ विल और नॉट, ये बात, ये लाइन देखिए आप कि अगर वहाँ पे विल है या नहीं है। इफ़ देयर इज़ नो सन देन ओनली द डॉटर हैज़ राइट। तो अगर विल नहीं है और बेटा नहीं है तो बेटी को राइट है। ठीक बात। सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्लैरिफाइड अनदर पोजीशन इन द लेटेस्ट ऑर्डर। जस्टिस कृष्ण मुरारी इन इस 51 पेज ऑर्डर, 51 पन्नों का ऑर्डर हुआ है इस पे, ऑल्सो आंसर द क्वेश्चन वेदर द डॉटर वुड ऑटोमेटिकली इनहेरिट द प्रॉपर्टी इफ द फादर डाइज विदाउट द टेस्टमेंट और विल। अगर मान लीजिए पिता की डेथ हो गई बिना विल बनाए तो क्या ऑटोमेटिकली डॉटर को इनहेरिट कर जाएगी प्रॉपर्टी, एंड विल बी और इट विल बी पास्ड ऑन हर कज़न अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवरशिप, विल गेट द राइट। द कोर्ट मेड इट क्लियर दैट इन द केस द फादर्स ओन एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वुड गो टू ओनली डॉटर एज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस वुड अप्लाई हियर एंड नॉट ऑफ सर्वाइवल, even if the father was then in a joint family and did not die, no will has been made before। तो कोर्ट ने ये कहा है बहुत क्लियरली कि अगर मान लीजिए पिता की अपनी एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यहाँ पे एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का मतलब कि उन्होंने खुद अर्न करी हुई थी, तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए वो पिता उस समय जॉइंट फैमिली में भी हो, मृत्यु भी ना हुई हो, विल भी ना बनी हो, तब भी अगर उनकी केवल एक बेटी है तो उस बेटी के पास वो पूरी प्रॉपर्टी जाएगी और यहाँ पे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस काम करेगा, ना कि सर्वाइवरशिप। अब अंडरस्टैंड द फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द डेथ ऑफ हिंदू वुमन। अगर मान लीजिए हिंदू वुमन की डेथ होती है, द कोर्ट मेड इट क्लियर दैट द राइट टू प्रॉपर्टी फॉर अ वुमन कैन नॉट बी कन्फाइंड टू हर लाइफ। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना बेटी को, ये पूरी cannot be confined to her life. If he made a will in his life, then after his death, the inheritance of his property would be handed over on the basis of the will. अगर मान लीजिए पिता ने विल बनाई थी तो उनकी मृत्यु के बाद विल के हिसाब से प्रॉपर्टी हैंड ओवर हो जाएगी। The property would be divided between the parts in which he has expressed his desire. जिस तरह से उन्होंने डिवीजन सोचा होगा वैसा बढ़ जाएगा प्रॉपर्टी, जैसा उन्होंने विल में लिखा होगा। मान लीजिए अगर वुमन मर जाती है, वुमन डाइज विदाउट अ विल, द प्रॉपर्टी रिसीव फ्रॉम हर पेरेंट्स विल गो टू द एयर्स ऑफ हर पेरेंट्स। अब ये बहुत अच्छी बात ही है कि अगर मान लीजिए इफ़ द वुमन डाइज विदाउट अ विल, जिस बेटी की को संपत्ति मिली है वो उसकी मृत्यु हो गई अब और उसने विल नहीं बनाई, तो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? प्रॉपर्टी
received from her parents will go to the heirs of her parents. यानी अगर मान लीजिए उसके जो कज़न्स हैं उस केस में फिर वापस वो प्रॉपर्टी वहीं लौट जाएगी. And the property received from husband or father-in-law will go to the heirs of husband. तो अगर पिता की तरफ से जो प्रॉपर्टी आई वो वापस वहीं लौट जाएगी और पति की तरफ से जो प्रॉपर्टी मिली वो पति के परिवार में लौट जाएगी. तो इस तरह से प्रॉपर्टी फर्दर हस्तांतरित नहीं होगी. ये इसमें बहुत अच्छा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है. द कोर्ट सेड the very object of section 15(2) of Hindu Succession Act is that if a Hindu woman dies without making a will, her property is returned to her source. सोर्स माने पिता है तो पिता की तरफ लौट जाएगी प्रॉपर्टी और पति है तो पति की तरफ. The bench said that under the 1956 Act, if a Hindu woman died without making a will, the property inherited by her from parents shall pass to the heirs of her parents, that is to the siblings of the deceased woman, while the husband or the property received from father-in-law will go to the heirs of her husband. So Supreme Court has reversed the decision of Madras High Court. Supreme Court decision comes on an appeal filed against the Madras High Court judgment. तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यूँ ही नहीं आ गया है. ये मद्रास हाई कोर्ट में एक जजमेंट फाइल कोर्ट में एक केस फाइल हुआ था और उसके जजमेंट के रूप में प्रॉपर्टी राइट्स टू हिंदू वुमेन एंड विडोज अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट उस पर ये फैसला आया है. बेंच ये देख रही थी, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही थी कि राइट ऑफ द डॉटर टू टेक ओवर हर फादर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या है. अगर मान लीजिए इन केस एनी अदर लीगल इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर लीगल है, तो अगर उनके कोई भाई और नहीं है, इकलौती बेटी है, तो ऐसे केस में क्या होगा. द टॉप कोर्ट सेड दैट सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइड इन 1949 शैल बी ट्रांसफर्ड टू हिज ओनली डॉटर. तो यहाँ पे क्लियरली स्टेटमेंट दिया गया है कोर्ट के द्वारा कि 1949 में जिस पिता की मृत्यु हो गई थी और उनकी केवल एक ही बेटी थी, तो वो पूरी की पूरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो है वो बेटी को ही ट्रांसफ़र की जाएगी, इवन इफ़ द पर्सन इज़ रिजाइडिंग इन द जॉइंट हिंदू फैमिली. अगर वो व्यक्ति जॉइंट हिंदू फैमिली में रह रहा हो तब भी. द ब्रदर ऑफ द डिसीज पर्सन एंड हिज चिल्ड्रन आफ्टर डेथ could not be transferred on the basis of Survival Act 1956. तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ये कहा है कि जो डिसीज्ड के भाई हैं या उनके भाई के बेटे हैं उनको किसी भी तरह से ये प्रॉपर्टी पास नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल एक्ट 1956. तो ये एक इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था. आप इसको पढ़िए, इसको और स्टडी करिए. जो इसके मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी है. सो आई होप दिस इज़ ऑफ वेरी recent importance to you in all your examinations. So keep studying. Bye bye for now.